जिसमें हम ये जानेंगे कि सैटर्न के पास कौन से ऐसे मून्स हैं जो कि इंसानियत को जिंदा रहने की एक नई उम्मीद देते हैं। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जीने के लिए ज़रूरी होती हैं। यानी अर्थ के अलावा अगर हमें लाइफ को कहीं और देखना है तो हमें किन किन चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो चलो यार, पहले हम अपने इन डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अगर बात करें हम अपनी प्यारी अर्थ की, तो हमारी अर्थ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसको लाइफ के लिए एक परफेक्ट प्लेस बनाती हैं। जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर, अर्थ की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का उसके स्टार यानी सन से एक खास डिस्टेंस और पानी। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से अर्थ पर आज लाइफ है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी चीज़ मिस होती तो अर्थ पर आज लाइफ ना होती। और ऐसा क्यों होता, चलो मैं समझा देता हूँ। तो दोस्तों, इनमें से सबसे पहली चीज़ है एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर अकेला ही लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे रोल्स प्ले कर रहा है, क्योंकि अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर हटा दिया जाए तो सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स के अंदर अर्थ का सारा पानी सूख जाएगा और अर्थ पर सभी जिंदा चीज़ें मर जाएंगी। और ऐसा क्यों होगा, चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों, एटमॉस्फेयर एक्चुअली गैसेस की एक लेयर होती है जो कि एक प्लैनेट या फिर एक मून के गिर्द बन जाती है। इस लेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस मिक्स हो जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह। तो ये लेयर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करती है। जैसे सूरज से जो खतरनाक रेडिएशंस आती हैं, तो ये उन रेडिएशंस को एक शील्ड की तरह रोक लेती है। ऐसे ही जब प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो ये लेयर उस ऑक्सीजन को अर्थ से बाहर जाने नहीं देती, ये उसको अपने ही अंदर कलेक्ट करती रहती है, जिससे फिर हम इंसान खुल के सांस ले पाते हैं। इसी तरह दोस्तों, जब सूरज की रोशनी अर्थ पर पहुंचती है तो ये लेयर सूरज की हीट को ऑब्जॉर्ब करती रहती है, जिससे अर्थ पर एक बहुत ही अच्छा टेम्परेचर बन जाता है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। और दोस्तों, आपने तो ये सुना ही होगा कि स्पेस में कोई हवा नहीं है, लेकिन अर्थ पर है। तो अर्थ पर जो हवा है वो हवा भी एटमॉस्फेयर की वजह से है, और उसी हवा की वजह से साउंड पैदा होती है जिसे हम सुन पाते हैं। यानी अगर हम स्पेस में होंगे तो वहाँ हवा ना होने की वजह से हमें कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो एटमॉस्फेयर की वजह से ही हम आवाज़ों को सुन पाते हैं। तो यार, एटमॉस्फेयर कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आप जान ही गए होंगे। अब सवाल ये है कि क्या होगा अगर हम थोड़ी देर के लिए अर्थ से एटमॉस्फेयर को हटा देंगे। तो यार, होगा तो कुछ नहीं, बस सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशंस हमारी तिक्का बोटी बना देंगी और अर्थ के सारे समंदर सूख जाएंगे, जिसकी वजह से अर्थ एक रेगिस्तान में बदल जाएगी। एक ऐसा रेगिस्तान जो बर्फ का होगा। तो यार, ये तो हो गई बात एटमॉस्फेयर की। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो यार, जैसे एटमॉस्फेयर हमारे लिए एक शील्ड है, तो ठीक वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड एटमॉस्फेयर के लिए एक शील्ड है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को बचाती है सोलर विंड से। दोस्तों, हमारी अर्थ के कोर के अंदर बहुत सारा पिघला हुआ लोहा है जो कि हर टाइम मूव करता रहता है, जिसकी मूवमेंट की वजह से अर्थ के गिर्द एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, जो कि फिर सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर विंड्स को रोकती है। अब सवाल ये है कि क्या होगा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देंगे। तो यार, इससे भी कुछ नहीं होगा, बस सोलर विंड्स हमारे एटमॉस्फेयर से टकरा कर हमारे एटमॉस्फेयर को तबाह कर देंगी, जिससे फिर से हमारी तिक्का बोटी बन जाएगी। तो ये थे अर्थ पर एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड, जो कि अर्थ पर लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। अगर इनमें से एक भी गया तो समझो अर्थ पर से लाइफ गई। अब जो तीसरी चीज़ हमने डिस्कस की थी वो थी अर्थ का सन से एक खास डिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, अर्थ सन से एक ऐसे डिस्टेंस पर है जो कि लाइफ को पूरी तरह सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर अर्थ मरकरी या वीनस की जगह पर होती तो वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है कि वहाँ लाइफ बनाने वाले सेल्स जलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर अर्थ से आगे के प्लैनेट्स की बात करें तो अर्थ से आगे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूरज से दूरी की वजह से ठंडे होते चले जाते हैं, यानी उनका टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा होने की वजह से वहाँ लाइफ बनाने वाले सेल्स जमना शुरू हो जाएंगे। इवन कि अगर अर्थ के मून की भी बात करें तो अर्थ के मून का टेम्परेचर भी रात के टाइम -130 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि हमारी हड्डियों तक को जमा सकता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अर्थ जिस डिस्टेंस पर है वो एक बहुत ही परफेक्ट डिस्टेंस है। अर्थ का ज़रा सा आगे या पीछे होने की वजह से लाइफ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। तो ये तो हो गई कुल मिलाकर 3 चीज़ें। अब जो आखिरी चीज़ हमने डिस्कस की थी वो थी पानी, क्योंकि दोस्तों अगर पानी नहीं होगा तो लाइफ भी नहीं होगी। अर्थ पर इस वक्त जो भी चीज़ जिंदा है तो वो पानी पर ही जिंदा है, जैसे इंसान, जानवर और इवन के प्लांट्स भी।
और तो और प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो भी पानी पर ही करते हैं, जिससे फिर प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो कि फिर हम इंसानों के सांस लेने के काम आती है। तो अगर पानी नहीं होगा तो ना तो ऑक्सीजन होगी और ना ही लाइफ। तो ये थे कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो कि लाइफ के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो अगर हमें अर्थ के अलावा लाइफ को कहीं और देखना है तो हमें इन सभी कंपोनेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। एक एटमॉस्फेयर, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक खास टेम्परेचर और पानी। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते और चलते हैं सीधा सैटर्न के मून्स की तरफ। दोस्तों वैसे तो सैटर्न के पास इस टाइम 146 मून्स हैं। पिछली वीडियो में मैंने 145 बताए थे क्योंकि उस वक्त गूगल पर भी 145 थे। लेकिन अब अगर हम गूगल पर सर्च करते हैं तो गूगल बताता है कि सैटर्न के पास इस टाइम 146 मून्स हैं, जो कि सब के सब सैटर्न की साइड पर ही घूमते हैं। यानी जिस साइड पर सैटर्न घूमता है तो सैटर्न के मून्स भी उसी साइड पर घूमते हैं। तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि सैटर्न के मून सैटर्न के साथ ही बने होंगे। यानी सभी मून्स तब बने थे जब सैटर्न बना था, क्योंकि अगर कोई मून उल्टी साइड पर घूमता है तो इसका मतलब है कि वो मून उस प्लेनेट का अपना मून नहीं है, बल्कि वो कहीं बाहर से आया है। जैसे जुपिटर के कुछ मून्स और नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद ट्राइटन नेपच्यून का अकेला ऐसा चांद है जो कि रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में मूव करता है। यानी जिस डायरेक्शन में नेपच्यून घूम रहा है तो ट्राइटन उसकी उल्टी डायरेक्शन में घूमता है, जिसको बोला जाता है रेट्रोग्रेड ऑर्बिट। तो इसका मतलब यही है कि ट्राइटन नेपच्यून का अपना चांद नहीं है, बल्कि वो कहीं बाहर से आया है। तो सैटर्न के सभी मून सैटर्न की साइड पर ही मूव करते हैं, यानी वो सब के सब सैटर्न के अपने मून्स हुए। तो वैसे तो इस टाइम सैटर्न के पास 146 मून्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 मून्स ही ऐसे हैं जहां साइंटिस्ट को लाइफ के कुछ कंपोनेंट्स देखने को मिले, और वो मून्स हैं एनसेलेडस और टाइटन। एनसेलेडस सैटर्न का एक छोटा मून है और टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा चांद है। टाइटन का ये नाम एक ग्रीक गॉड के नाम पर रखा गया था, जिसका मतलब होता है एक मजबूत चीज या फिर एक मजबूत इंसान। और यही नाम टाइटन से टाइटैनिक बना, जो कि टाइटैनिक जहाज को मिला, क्योंकि टाइटैनिक को कभी ना डूबने वाला मजबूत तरीन जहाज माना जाता था। अगर सैटर्न के मून्स की बात करें तो सैटर्न के ये दोनों मून्स यानी एनसेलेडस और टाइटन दोनों ही सूरज से बहुत ज्यादा दूर हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इनका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा ठंडा है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट इन दोनों मून्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ लाइफ पॉसिबल हो सकती है। दोस्तों नासा अब तक सैटर्न के पास 4 स्पेसक्राफ्ट्स भेज चुका है, पायनियर 11, वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 और कैसिनी-हुयगेन्स। पहली बार जब नासा का एक स्पेसक्राफ्ट पायनियर 11 सैटर्न के पास पहुंचता है तो वो सैटर्न को तो अच्छे से स्टडी करता है, लेकिन वो सैटर्न के मून्स को अच्छे से नहीं दिखा पाता। दूसरी बार सैटर्न पर 2 ट्विन स्पेसक्राफ्ट्स यानी वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जाते हैं, तो वो दोनों स्पेसक्राफ्ट्स ये रिवील करते हैं कि सैटर्न के सबसे बड़े चांद यानी टाइटन के पास एक थिक एटमॉस्फेयर है, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी 50% ज्यादा घना है। तो ये देखने के बाद साइंटिस्ट बिल्कुल चौंक जाते हैं, क्योंकि इतना घना एटमॉस्फेयर तो प्लैनेट्स के पास भी नहीं होता। तो एक मून के पास आखिर इतना घना एटमॉस्फेयर कहाँ से आया? साइंटिस्ट पहली बार किसी चांद के ऊपर इतना घना एटमॉस्फेयर देख रहे थे। तो साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स ये सब देखने के बाद बेचैन हो जाते हैं और टाइटन के बारे में जानने के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि लाइफ के लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये सब देखने के बाद साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि क्यों ना एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइन किया जाए जो कि सिर्फ सैटर्न के मून्स को स्टडी करे, और ख़ास तौर पर टाइटन को, क्योंकि दोस्तों टाइटन का साइज़ हमारे मून से काफ़ी बड़ा है और इवन के टाइटन प्लैनेट मर्क्यूरी से भी बड़ा है। तो ये सब देखकर साइंटिस्ट एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइन करते हैं जिसका नाम था कैसिनी। तो कैसिनी को स्पेशली सैटर्न के मून्स को स्टडी करने के लिए बनाया जाता है, और कैसिनी के अंदर हुयगेन्स नाम के एक प्रोब को अटैच कर दिया जाता है जिसको फिर टाइटन के ऊपर लैंड करना होता है। तो कैसिनी-हुयगेन्स को 1997 में लॉन्च कर दिया जाता है, जिसको फिर सैटर्न तक पहुंचने में पूरे 7 साल लग जाते हैं। यानी कैसिनी फिर 2004 में सैटर्न और उसके मून्स के पास पहुंचता है, और फिर अगले ही साल यानी 2005 में वो टाइटन के पास भी पहुंच जाता है। जनवरी 2005 को साइंटिस्ट हुयगेन्स को कैसिनी से डीअटैच कर देते हैं ताकि वो टाइटन के ऊपर लैंड कर पाए। दोस्तों साइंटिस्ट बिल्कुल नहीं जानते थे कि टाइटन के उस थिक एटमॉस्फेयर के अंदर आखिर क्या होगा, क्योंकि टाइटन के ऊपर इतने घने बादल थे कि उनके अंदर देख पाना नामुमकिन था। तो इसीलिए हुयगेन्स को डिजाइन किया गया ताकि वो टाइटन के थिक एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करे और हमें ये दिखा पाए कि टाइटन के उन घने बादलों के अंदर आखिर क्या है। खैर दोस्तों, जब हुयगेन्स टाइटन के थिक एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है तो वो साइंटिस्ट को कुछ ऐसा दिखाता है
जिसको देखने के बाद शायद साइंटिस्ट खुशी से पागल हो गए होंगे। दोस्तों हॉयगन्स जैसे ही टाइटन के थिक एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है तो वो साइंटिस्ट को दिखाता है कि टाइटन के पास अपना एक ग्राउंड सरफेस है जहां समंदर भी हैं। साइंटिस्ट ने पहली बार किसी मून के ऊपर समंदर देखे और ये सब देखने के बाद उनका इंटरेस्ट टाइटन को लेकर और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट ये था कि टाइटन के ऊपर जो समंदर थे वो पानी के नहीं थे बल्कि वो लिक्विड मेथेन और एथेन के थे। और अगर आपको याद हो तो मैंने अपने मार्स के पार्ट 2 वाले वीडियो में बताया था कि मार्स पर जो स्टारशिप जाएगी वो लिक्विड मेथेन पर काम करेगी। तो यार लिक्विड मेथेन पावर जनरेट करने के लिए एक बहुत ही बेस्ट सोर्स है। दोस्तों टाइटन पर लिक्विड मेथेन के समंदर हैं और इसके अलावा टाइटन के एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा पावर जनरेट की जा सकती है। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि टाइटन सन से बहुत ज़्यादा दूर है और उसका एटमॉस्फेयर भी बहुत घना है, तो यही वजह है कि टाइटन पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि टाइटन पर इतना अंधेरा है जिसको शायद इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि टाइटन पर सन की सिर्फ 1% लाइट ही पहुंच पाती है। यानी टाइटन के ऊपर दिन के टाइम भी इतना अंधेरा होगा जितना अर्थ पर रात को भी नहीं होता। तो टाइटन के ऊपर रिसर्च करना शायद साइंटिस्ट के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। दोस्तों टाइटन के ऊपर उसके थिक एटमॉस्फेयर की वजह से बहुत हाई प्रेशर पाया जाता है। यानी यूं समझ लो कि टाइटन के ऊपर आप ऐसा फील करोगे जैसा आप 5 फुट पानी के नीचे फील करते हो। लेकिन मजे की बात यह है कि टाइटन की ग्रेविटी अर्थ से 7 गुना कम है, तो हो सकता है वहां आप हल्का फुल्का भी फील कर पाओ। दोस्तों टाइटन के ऊपर कोई पानी नहीं है, लेकिन टाइटन के क्रस्ट के नीचे बर्फ है जिसको पिघलाकर पानी बनाया जा सकता है, जो कि एक अच्छी बात भी है। लेकिन किसी प्लेनेट या मून के क्रस्ट तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। तो दोस्तों टाइटन के पास एक एटमॉस्फेयर है, पावर सोर्स भी है। और अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो अनफॉर्चुनेटली टाइटन के पास अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए उसके कोर में कोई पिघला हुआ लोहा नहीं है बल्कि पत्थर है। तो टाइटन के पास तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन सैटर्न के पास है। दोस्तों सैटर्न का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से 600 गुना ज्यादा है, जो कि टाइटन को भी अपने घेरे में रखता है। दोस्तों सैटर्न के उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टाइटन सोलर विंड से बचा रहता है और कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड तो मार्स के पास भी नहीं है। तो टाइटन के बारे में इतना कुछ जानने के बाद हमें ये समझ आता है कि अगर टाइटन मार्स की जगह पर होता तो अब तक हम टाइटन पर बस चुके होते, क्योंकि टाइटन के ऊपर बहुत कुछ ऐसा है जो कि इंसान को जीने की उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन भी दिलाता है। बस उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी सन से दूरी है, जिसकी वजह से एक तो वहां पर अंधेरा बहुत है और ऊपर से वहां पर -180 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है जो कि हड्डियों तक को जमा देगा। तो बस टाइटन के पास प्रॉपर सनलाइट नहीं है, जो कि एक माइनस पॉइंट है। तो बस अगर टेंशन है तो टाइटन की दूरी की है, और यही वजह है कि टाइटन को अभी भी साइंटिस्ट को और ज्यादा समझना पड़ेगा। दोस्तों नासा 2034 तक टाइटन पर ड्रैगन फ्लाई नाम का एक ड्रोन भेजेगा जिसे अर्थ पर बैठकर कंट्रोल किया जाएगा। ड्रैगन फ्लाई टाइटन के ऊपर उड़ता रहेगा और टाइटन की लगातार इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को भेजता रहेगा। तो दोस्तों टाइटन के बारे में तो हमने सब कुछ जान लिया, अब बच गया एनसेलेडस। तो मुझे लगता है कि मुझे उस पर एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा जो कि हमारी सैटर्न सीरीज का पार्ट 3 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि यार इन वीडियोस पर बहुत ज़्यादा स्टडी होती है, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा एडिटिंग भी होती है जिसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब लाजमी करना। और टाइटन के बारे में जानने के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हो